हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। आज मैं जो बच्चे जून में होने वाले UGC नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं कि हम हमारा डेली टाइम टेबल किस तरीके से बनाएं। तो आज मैं आपको अपना डेली टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है ताकि हम इस पेपर में अच्छे नंबर के साथ तो क्लियर करें, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उसको क्लियर कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जून में नेट का एग्जाम होने वाला है, जिसके फॉर्म भी आउट हो चुके हैं, उसके लिए हम लोगों ने पेपर 1 के लिए, इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, ज्योग्राफी, कॉमर्स और मैनेजमेंट, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए नए बैचेस स्टार्ट किए हैं। ये बैचेस 1 मई को स्टार्ट हो चुके हैं। आपको अगर इन बैचेस में एनरोल होना है या आपको इन बैचेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमको इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि आपको इस कॉर्नर में दिख रहे हैं, या फिर आप हमको हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ifasonline.com पे भी विजिट कर सकते हैं। आप अगर ये हमारा कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि आपको जो सब्जेक्ट आज पढ़ाया गया है, जो टॉपिक आज आपको पढ़ाया गया है, उससे रिलेटेड ही रोज की आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और इसके साथ साथ ही आपको जो टीचर्स के पर्सनल नोट्स होते हैं, जो टीचर्स के हैंडआउट्स होते हैं, वो भी दिए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट PYQ, जो कि इस पेपर को निकालने के लिए मस्ट है, या आप इसको बोल सकते हो कि UGC नेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है PYQ। वो हम आपको अवेलेबल करवाते हैं और इसी के साथ साथ जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है वो भी हम अवेलेबल करवाते हैं। हमारे इसका ऐप है IFAS। ये ऐप आपको एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ तीनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। आप ये जो बारकोड दिया गया है नीचे, इनको स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जैसे एंड्रॉयड अगर आप यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले पे अगर आप IFAS लिखेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। डेली टाइम टेबल टू क्लियर UGC नेट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब ये जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा सुनने में लगता है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालना पॉसिबल है। अभी जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अब टाइम बहुत कम बचा है, 1 महीना बचा है डेट को, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि अभी 1 महीने में इतना लंबा कोर्स पड़ा है, कैसे ख़त्म करेंगे, नहीं होगा, तो वो पहले ही हार मान जाते हैं। लेकिन आप एक अच्छे टाइम टेबल के साथ, आपका अगर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर के साथ आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी टाइम टेबल अगर अपन देखें तो ये सबसे लास्ट प्रोसेस है। सबसे पहले अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसे कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर आप आधे घंटे भी दिन में नहीं पढ़ पाते हैं, या आपका आधे घंटे का भी फोकस नहीं है, आप आधे घंटे में भी यार बहुत पढ़ लिया, फिर जो पढ़ा वो रिटेन नहीं हो रहा है, तो भी इसमें आप फिर क्या होता है, आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। अगर वो कंसिस्टेंट रहेंगे तो शुरुआत में आधे घंटे पढ़ने में उनको मुश्किल होगी, फिर वो धीरे धीरे आधे घंटे की आदत हो जाएगी, फिर वो आप धीरे धीरे उसको टाइम को बढ़ाइए, 1 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए, 3 घंटा कीजिए। जितना जो एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए टाइम लगता है, जो बाकी बच्चे जितनी एफर्ट डाल रहे हैं, आपको उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही एफर्ट डालना पड़ेगा अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है और आपके पास वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान नहीं है, तो डेली टाइम टेबल बनाने का कोई फायदा नहीं है। ये टाइम टेबल लास्ट चीज होती है। सबसे पहले आप अपने आप में कंसिस्टेंसी लाइए कि आप रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ
फिर आप अपना एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाइए कि मेरे को इस एग्जाम को किस तरीके से अप्रोच करना है। उसके बाद फिर रोल आता है टाइम टेबल का। अपन गलती करते हैं, सबसे पहले हम टाइम टेबल बनाने लग जाते हैं। फिर आपने नोटिस किया होगा, अपन टाइम टेबल तो बनाते हैं, आप उसको 2 दिन फॉलो करेंगे, 3 दिन फॉलो करेंगे, चौथे दिन फिर वो आपका उसके अंदर मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि ना तो आपकी कंसिस्टेंसी है, नहीं आपके पास एक डिटेल स्ट्रक्चर्ड प्लान है कि मेरे को इस एग्जाम के अंदर आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो सबसे पहले आप अपने आप में कंसिस्टेंसी लेके आइए, उसके बाद अपने आप का स्ट्रक्चर्ड जो स्टडी प्लान है वो बनाइए, उसके बाद आप टाइम टेबल बनाइए। तो ये दोनों अगर आपकी चीजें हो जाती है, उसके बाद नंबर आता है टाइम टेबल का। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी ये दोनों चीजें सही है तो आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए अगर आपको इस एग्जाम को अच्छे नंबर के साथ और फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकालना है। चलिए, तो जैसे कि मैंने इसमें बताया कि जो आपका शुरुआती जो सबसे पहला है वो आपको 5 बजे उठना है। 5 बजे कुछ लोगों को लगेगा यार बहुत जल्दी होता है, तो इसको आप अपने हिसाब से आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। ये एक मैं अपने अगर आपकी जगह होता तो मैं किस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाता, मैं आपको अभी वही बता रहा हूँ। जैसे आप 5 से 6 बजे उठिए, फिर फ्रेशन होइए। सबसे पहले जो जिन बच्चों की आदत है कि उठते ही अपने हाथ में फ़ोन लेते हैं, वो आपको बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले आप उठिए, अपना मुंह धोइए, अच्छे से मुंह धोइए, फ्रेशन अप होइए। उसके बाद आप कुछ लाइट एक्सरसाइज कीजिए, उसके अंदर आप योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप लाइट जॉग या आप रोप स्किपिंग कर सकते हैं, ताकि जो आपका जो दिन है वो एक्टिवली स्टार्ट हो। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और आपने फ़ोन ले लिया, फिर वो आप बिस्तर पे वो आधा घंटा आप जब फ़ोन चलाते हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन होता है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद जो आपका फर्स्ट टास्क है जो आपको करना था वो आपने मिस कर दिया है। अब आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो ऑलरेडी डाउन हो चुका है। तो जो आपका सबसे पहले का काम है, उठते ही जो आपको करना है, इवेंचुअली आप उसको कर दीजिए। अगर आप उसको 1 सेकेंड के लिए भी अगर आगे टालते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको फिर पीछे ही धकेलेगा, आपको वो फिर डिमोटिवेट करेगा, और फिर आप इवेंचुअली अपना जो टाइम टेबल है आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। और मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है कि टाइम टेबल तो हम बना लेते हैं लेकिन उसको 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते। कुछ बच्चे तो पहले दिन ही उसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि वो टाइम टेबल वो इतना स्ट्रिक्ट बना लेते हैं कि पहले दिन से ही मतलब ऐसा है कि आज ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम आपका एक दिन में क्लियर नहीं होगा, इसको टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। उसके बाद टाइम टेबल का नंबर आता है। सेकंड, तो आप 6 बजे तक आपने जो भी आपकी जो लाइट एक्सरसाइज थी, आपने योगा वोगा करना था, आपने वो कर लिया। इसके बाद आपका आता है 6 से 7:30 बजे का टाइम। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपने कल जो पढ़ा है, जो एक दिन पहले पढ़ा है, वो आपको वापस रिवाइज करना है। अब हम क्या गलती करते हैं कि पूरा कोर्स तो कर लेंगे लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते हैं। जैसे अभी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी का सिलेबस 2 महीने अगर चलता है तो आपने जो चीज़ पहले दिन पढ़ी आपने 2 महीने तक उसको वापस पढ़ा ही नहीं। तो जब तक आपका 2 महीने बाद जब आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेंगे और अब जब वापस फर्स्ट चीज़ पे आएंगे आपको लगेगा यार ये मेरे को याद ही नहीं है। वो याद क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया। रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूँ आप 100% चीज़ें मत पढ़िए, 70% पढ़िए लेकिन रिवाइज करिए। हम लोग पूरा कोर्स खत्म करने के चक्कर में रहते हैं, पूरा कोर्स खत्म करने के चक्कर में रहते हैं, उस चक्कर में रिवाइज करना भूल जाते हैं। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप पूरा कोर्स करने के बाद भी आपको लगेगा जब एग्जाम आप देंगे तब आप क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। वो क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमने उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया। अब हमको पता तो है यार ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा है, लेकिन कहाँ पढ़ा है ये समझ में नहीं आ रहा है। वो तभी समझ में आएगा जब आप रिवाइज करेंगे। तो ये 1.5 घंटा दिन का रोज आपने जो कल पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना। रिवाइज द टॉपिक यू हैव स्टडीड द प्रीवियस डे एंड प्रैक्टिस देम थ्रू सॉल्व्ड एग्जाम्पल, डायग्राम और अदर रिसोर्सेज। जैसे आपने कल जो टॉपिक पढ़े हैं उनको जब आप रिवाइज करते हैं तो आप उनके खुद से क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे कि आपका यूजीसी नेट एग्जाम का जो पेपर है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है,
तो आप जो टॉपिक खुद पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि आप अगर समझेंगे नहीं तो खुद उसके एमसीक्यू भी नहीं बना सकते, तो आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ने नहीं, आपको उसके समझने हैं और फिर उन्हीं टॉपिक से रिवाइज करने के बाद आप एमसीक्यू बना सकते हैं और वही एमसीक्यू आप फिर रिटेन करें लंबे टाइम तक। और आप देखिए कि जो फिर एग्जाम में जो एमसीक्यू पूछते हैं, आप देखोगे कि जो आपने एमसीक्यू बनाए उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड एमसीक्यू एग्जामिनर भी बना रहा है। इसके बाद अपना टाइम आता है 7:30 से 8:30। इसके अंदर आप अपना जो ब्रेकफास्ट आप जिसको बोलते हैं वो आप कर सकते हैं, या फिर आप ब्रेकफास्ट अगर नहीं करते हैं तो आप अपना जो भी है रिलैक्स कर सकते हैं, आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, या आप अगर गार्डनिंग का शौक है, कोई हॉबी है, तो आप आधा घंटा आप उसके अंदर चीज़ कर सकते हैं। अब 8:30 से 11:30 ये दिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 घंटे 3 आवर्स। इसके अंदर आपको जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं या आपने एक बार पढ़ लिए लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, उनको आप उठाइए और उनको समझने की कोशिश करिए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने से आप एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। हर इफ एंड बट का, वाई, हाउ, आप, व्हेन का अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं, और अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं तो आप इवेंचुअली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो ये जो आपका जो टाइम स्लॉट है 8:30 से 11:30 का, ये आपके पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको आपको गो थ्रू करना है और वो आपको क्लियर करना है। इसके बाद आपके 11:30 से 12:30 का जो टाइम आता है, क्योंकि 3 घंटे पढ़ लिए तो थोड़ा ब्रेक चाहिए, फोकस नहीं कर पाते इतना लंबा, तो आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। इसके अंदर वही आपको कोई हॉबी है, मैं तो यही कहूँगा कि किसी लोगों की आदत होती है कि टाइम टेबल तो पूरा अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इसके अंदर वो फ़ोन ले लेंगे और फिर वो सोशल मीडिया को स्क्रॉल करेंगे या फिर यूट्यूब को सर्फ करेंगे। तो उससे क्या होता है ना, उन्होंने जो पढ़ा है ना उससे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आप अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 24 आवर आपके दिमाग में वही चीज़ रहनी चाहिए। अगर आप किसी दूसरी चीज़ को उसके अंदर इनवाइट करते हैं, जैसे आपने सोशल मीडिया खोला, आपके फ्रेंड्स मान लीजिए कहीं पे घूमने गए हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर आपका मन होगा कि यार कहाँ अपन फंसे पड़े हैं यूजीसी नेट के अंदर, वो मज़े कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हो, फोकस नहीं कर पाओगे। फिर आपके दिमाग में एक तरफ ट्रैवल चल रहा है, एक तरफ आपके दिमाग में यूजीसी नेट चल रहा है। ऐसे में आप फिर यूजीसी नेट की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही बोलूँगा, अपने आप को जितना आइसोलेशन में रख सकें, मतलब फैमिली वालों से तो नो डाउट आपको बात करनी है, सोशल मीडिया से दूर रहें और ख़ासकर अपने फ़ोन से, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो टाइम स्लॉट है वो 12 से 2 का है। इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि जो जैसे इस वाले स्लॉट में आपने जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं पेपर के जो समझ में नहीं आ रहे हैं वो किए, इस वाले स्लॉट में आप कीजिए जो टॉपिक आपको या तो पसंद है या आपके फेवरेट टॉपिक है या फिर आपको लगता है कि ये आसान टॉपिक है, ताकि इस टाइम में आपको बोरियत भी नहीं होगी, क्योंकि खुद को जब समझ में आता है तब चीज़ें क्या लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। जब चीज़ें नहीं समझ में आने लगती तब आदमी क्या होता है, बोर होता है। अब जैसे अगर आप कोई मैथ्स का कोई स्टूडेंट है, वो जब तक उससे इक्वेशंस सॉल्व हो रही है तब तक तो मैथ्स उसको बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, और जब वो कहीं ना कहीं फंस जाता है, जब उसको चीज़ें समझ में नहीं आती, तब वो फिर उसको लगता है यार एक बार सॉल्व करेगा, 2 बार सॉल्व, फिर वो धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं उसमें फिर बोरियत आने लग जाती है। यही अगर आपसे इजी टॉपिक्स हैं, वो आपको समझ में आ रहे हैं, वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं, अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो आप उनके सही आंसर दे पा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अंदर वो सही जा रहे हैं, तो फिर आपका क्या है ना, इंटरेस्ट बना रहता है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि दोपहर का टाइम में आपने खाना वाना खा लिया, थोड़ा लेजीनेस होता है, तो इसमें आप हैवी टॉपिक्स नहीं लें। इस टाइम पीरियड में आप ऐसे टॉपिक्स लें जो कि रिलेटिवली इजी है और आपको समझने में उनके अंदर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ईजियर टॉपिक्स उठाएं इसके अंदर। फिर 2 से 3 के अंदर आप वापस अपना जो लंच ब्रेक है, ये आप ब्रंच ब्रेक कर सकते हैं इसको, और ये आपका लंच हो गया। जैसे जो बच्चे जिम जाते हैं उनको पता ही होगा, वो सुबह ब्रेकफास्ट, फिर ब्रंच, फिर लंच,
फिर इवनिंग स्नैक, फिर डिनर, 2-3 डाइट्स हो जाती है उनकी, तो वो है। इसके बाद आपका जो स्लॉट आता है वो 3 से 5 बजे का आता है। इसके अंदर आपको जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, पीवाईक्यूज, ये आपको सॉल्व करने। ये आपको कैसे सॉल्व करने, इनको आप यूनिट वाइज सेग्रीगेट कीजिए। जैसे मैं जैसे ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, तो ज्योग्राफी में जैसे एक टॉपिक होता है जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आपको जियोमॉर्फो में क्या करना है, इसके अंदर आपको यूनिट्स बनानी है। कैसे यूनिट्स बनानी है, जैसे आपने फोल्ड एंड फॉल्स की एक यूनिट बना ली, आपने अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो की एक यूनिट बना ली, और ऐसे आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए आप फोल्ड एंड फॉल्स पढ़ रहे हैं, तो आप फिर फोल्ड एंड फॉल्स आपका जब खत्म हो जाता है, तब आप ये देखिए कि फोल्ड एंड फॉल्स से पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट में किस तरीके से फोल्ड एंड फॉल्स पे क्वेश्चन बने हैं, वैसे आपको सॉल्व करवाना है। तो ये जो यूनिट वाइज इनको सेग्रीगेट करना, वैसे मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि आपको यूनिट वाइज आपको पीवाईक्यूज मिले, आपको पीवाईक्यूज ईयर वाइज मिलते हैं। उसके अंदर बच्चे को खुद को मेहनत करनी पड़ती है कि वो टॉपिक वाइज देख के उन सबको सॉल्व करे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी सबसे ज़्यादा आपको पीवाईक्यू पे ही फोकस कराता हूँ, क्योंकि जो यूजीसी नेट का हमने जो ट्रेंड देखा है, वो कहीं ना कहीं उनके पास जो क्वेश्चंस हैं वो 2-3 साल में इवेंचुअली क्वेश्चंस सेम लैंग्वेज के साथ वो रिपीट करते हैं। नहीं तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आप जियोमॉर्फो पढ़ेंगे या ओशनो पढ़ेंगे या क्लाइमेटो पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा यार जियोमॉर्फोलॉजी से, मान लीजिए आप जब सॉल्व करते हैं, आपको पता चलेगा जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं एज कंपेरेटिव टू ओशनोग्राफी। तो फिर अगर आपके पास कम टाइम है, आप जैसे एग्जाम अब 1 महीने बचा एग्जाम में, तो फिर आप जियोमॉर्फो जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, जिन यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आप कैसे पता लगाएंगे, ये आप जब तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो फिर आप पीवाईक्यू देख के जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको ज़्यादा फोकस में रखिए और पीवाईक्यू करिए। इससे आपको क्या होना, कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, आपने जो टॉपिक पढ़ा है उससे पीवाईक्यू आ रहे हैं और आप कर रहे हैं, तो फिर क्या कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस के साथ फिर आपको मज़ा भी आने लग जाता है। फिर जब मज़ा आने लग जाता है, तब फिर पढ़ाई क्या आपको बोरियत नहीं लगती है। और जब बोरियत नहीं लगेगी किसी चीज़ में और आप मज़े लेके करेंगे, तो उस चीज़ में इवेंचुअली आपको जो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। फिर ये जो 5 से 6 बजे का टाइम है, इसके अंदर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप घर में नहीं बैठे या आप कहीं ना कहीं वॉकिंग कीजिए, मतलब आप फ्रेश एयर में घूमिए, अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज करिए, म्यूजिक सुनिए, बाहर जाइए, वॉकिंग कीजिए, ताकि आप अपने आप को फ्रेशन फील हो जाए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप मतलब दिन के 7-8 घंटे अगर आप चेयर पे बैठे हैं, तो वो आपके बैक के लिए भी इतना वो सही नहीं है। तो आप इस टाइम पीरियड में आप थोड़ी लाइट एक्सरसाइज, जैसे वॉकिंग हो गई, वॉकिंग करते करते आपने फ़ोन में गाने सुन लिए। सोशल मीडिया आपको अवॉइड करना है। आप सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतना आपके एग्ज़ाम के लिए ये अच्छा है, ठीक है। ये हमारा ऐप है, इसके अंदर जो फ्री पीडीएफ्स हैं जो हम पढ़ाते हैं, जो फ्री पीडीएफ्स हैं, यूट्यूब की फ्री पीडीएफ्स हैं, ये आपको इस ऐप पे फ्री में मिल जाती है। अगर आप इस पे जाके आप चेकआउट करेंगे तो आपको इस पे ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। इसी के साथ साथ ये जो संडे की हम एक टेस्ट सीरीज कराते हैं इस ऐप पे, वो ये कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप इनरोल करते हैं या नहीं करते हैं तो भी आप इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं और आप ये पता लगा सकते हैं कि आप अभी जो करंट सिचुएशन है वो आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पेपर 1 में कितने नंबर आ रहे हैं, आपके पेपर 2 में आपके कितने आ रहे हैं, पेपर 3 में कितने आ रहे हैं,
ताकि आप इससे आइडिया लगा के ये पता लगाएंगे कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है या आप अभी जो कट ऑफ लेवल है उसको आप आराम से बीट कर पा रहे हैं। कैसे, मतलब आप जब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं देंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो आप ये एक बार जरूर चेकआउट करना। इसके बाद शाम के 6 से 8 बजे का टाइम, इसके अंदर आपको वापस थोड़े जो डिफिकल्ट पार्ट्स हैं, जो प्रैक्टिकल सवाल के हैं, जो अंडरस्टैंडिंग के हैं, जिनमें आपको फैक्ट्स को रटना नहीं पड़े। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मगिंग वाले होते हैं, जैसे डेट्स हो गई हिस्ट्री के अंदर, जैसे डेट्स हो गई, कौन से किंग की किस किंग के साथ लड़ाई हुई थी, ये सब जो फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चंस हैं जो डेट से रिलेटेड है, ये आप इसमें अवॉइड करें। और थोड़े जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, या जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जैसे पेपर 1 में जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनको अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथ्स से उनको बड़ा ही डर लगता है, तो ऐसे में ये ऐसे टॉपिक्स कर सकते हैं जो डिफिकल्ट हो, लेकिन आप अगर उनको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर आप उनको डील करें तो वो आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। फिर 8 से 9 आप अपना डिनर ब्रेक ले सकते हैं। फिर ये दिन का वापस एक सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड आ जाता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपने सुबह से पढ़ा है शाम तक, वो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और एक अगले दिन वापस सुबह उठते ही रिवाइज करना है, ताकि 2 बार तो आपकी रिवीजन यही हो गए। फिर आप एक मंथली रिवीजन कर सकते हैं और एक आप फाइनल एग्जाम से पहले कर सकते हैं। मिनिमम आपको 3 रिवीजन जो आपने पढ़ा है, जो कंप्लीट आपने पढ़ा है, 3 रिवीजन किसी एग्जाम को निकालने के लिए कम से कम आप अगर 3 बार रिवाइज करते हैं उसको, तो आपके बहुत अच्छे चांस हो जाते हैं कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि जो रिवीजन है और PYQ है, ये इस एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो इवेंचुअली आप एग्जाम के अंदर आपको चीजें याद नहीं आएगी। और PYQ अगर आपने नहीं किए हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि पेपर में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हम टॉपिक पढ़ लेते हैं और उसी टॉपिक से सवाल भी आ जाता है, लेकिन हम वो सवाल नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह यही होती है कि हमने या तो हमने PYQ सॉल्व नहीं किए, या हमने टॉपिक को अंडरस्टैंड करके नहीं पढ़ा है, सिर्फ पढ़ने के लिए से पढ़ा है। तो ऐसा मत कीजिए। आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको समझिए। अगर वो समझ में नहीं आ रही है तो इवेंचुअली आप 3-4 दिन में उसको भूल जाएंगे। तो ये चीज नहीं करें। ठीक है। इसके बाद 10:30 से 11 इसके अंदर आप क्या करेंगे, अगले दिन की प्लानिंग करेंगे। अगले दिन की प्लानिंग मतलब जैसे नेक्स्ट डे, मतलब आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे जियोमॉर्फो है, जैसे पेपर 1 है, उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आप टॉपिक्स को डिवाइड कर दीजिए कि आज मैं क्या क्या पढ़ूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, या आप रिसर्च एप्टीट्यूड उठा लेते हैं, या जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है आप उसको उठा के उसमें यूनिट वाइज उसको बांट दीजिए। और PYQs भी आप यूनिट वाइज कीजिए, ताकि जो आपकी रिवीजन करने में भी उसको आसानी रहेगी। वरना इवेंचुअली क्या होता है, आप सब पढ़ तो लेते हैं और एग्जाम के टाइम जब आपको रिवाइज करना होता है तब आप देखते हैं कि आपने जो नोट्स बनाए वही आपने 200-300 पेज के बना दिए। अब आपने एक वो किताब भी बना दी। अब आप वो किताब जो आपने नोट्स बनाए वो बहुत अच्छे बनाए, लेकिन आप उनको पढ़ने से हिचकिचाते हैं क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं किया है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कीजिए, इसको यूनिट वाइज पढ़िए, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़िए। PYQs आप यूनिट वाइज ही बनाइए। और 11 बजे आप सो जाइए। तो आप अगर 11 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, तो आपकी 6 आवर्स की स्लीप होती है। और एक जो ग्रोन अडल्ट होता है उसके लिए 6 आवर्स की स्लीप इनफ है। अगर आप थोड़े ज़्यादा है तो आप इसको 6 to 8 आवर्स कर सकते हैं स्लीप को, इससे ज़्यादा नहीं सोना है। ठीक है ना। और आप जब भी फ्री बैठे हैं, जैसे मैंने आपको ये जैसे डिनर और शॉर्ट ब्रेक है, तो इसके अंदर आपको ऐसी चीज़ करनी है जिससे आपने जो दिन में पढ़ा है वो आपके दिमाग में चलता रहे। ऐसा नहीं है इस टाइम में आपने कुछ ऐसा दिमाग में डाल दिया जो UGC नेट से रिलेटेड नहीं है।
तो आपने फिर दिमाग में क्या है, दो चीजें डाल दी। अब आप दो चीजें एक साथ सोच रहे हैं तो इवेंचुअली आप किसी पे भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जितनी चीजें आप दिमाग में भरेंगे उतना आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो मैं ये मानता हूं कि आपका जब तक एग्जाम नहीं आ जाता है तब तक आप कंप्लीटली यूजीसी नेट के जोन में चले जाइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि अगर आप अपनी तरफ से ढिलाई करेंगे तो ये एग्जाम आप 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट में भी आपको निकालना मुश्किल पड़ेगा। तो आप इसमें ढिलाई नहीं पकड़े और जो आपने सोचा है, जो आपने स्टडी प्लान बनाया है, जो आपने टाइम टेबल बनाया है, इस पे आप स्टिक रहिए इवेंचुअली। और लास्ट के बच्चे पढ़ लेते हैं सब, रिवाइज कर लेंगे सब, लेकिन जब एग्जाम देने की बारी आती है तब उनको लगता है कि यार कुछ नहीं पढ़ा है, एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सबके दिमाग में आता है। श्योरिटी 100% किसी को नहीं रहती है एग्जाम देने से पहले कि मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा। जो टॉपर होता है वो खुद डाउट में रहता है यार पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो श्योरिटी आपको कभी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस कि मैं पेपर 100% निकाल दूंगा कभी नहीं आएगा। लेकिन उसके चक्कर में डीमोटिवेट नहीं होना कि यार कुछ नहीं आ रहा है। आपने जो पढ़ा है, आपने जो रिवाइज किया है, आपने जो पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, आपके जो मेंटर्स ने आपने पढ़ाया है, आपने जो खुद ने पढ़ा है, उस पर आप भरोसा रखिए, आपका पेपर अच्छे नंबर के साथ निकलेगा। बस कॉन्फिडेंस इवेंचुअली एंड में जाते हैं एग्जाम के, बस आपका एग्जाम 2 दिन में 3 दिन में, उस टाइम आप अपने कॉन्फिडेंस को लो मत कीजिए कि कुछ नहीं आ रहा है, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे हैं, याद नहीं हो रहा है। इवेंचुअली जब आप एग्जाम देंगे तब आपको लगेगा कि यार सब अपने को जब याद आना होता है तब सब चीज़ याद हो जाती है। इवेंचुअली आपको रिवाइज करना है, सब चीज़ें रिवाइज करना है, कम से कम 3 बार नहीं तो 5 बार। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पेपर निकालना है तो एटलीस्ट 3 टाइम्स तो रिवाइज करना ही है। और सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप उसी रिवीजन को 5 बार करें। अब 5 बार किसी सब्जेक्ट को कंप्लीटली पढ़ लेंगे और आप उसके सारे पीवाईक्यू कर लेंगे तो उसके बाद इस पेपर को कि आपका वो नहीं हो, इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐप है, इसके अंदर हम ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती है, अगर आप वो लाइव क्लासेस मिस कर जाते हैं तो इस ऐप में आप जो आपको लॉगिन आईडी और दिए गए हैं उससे आप फिर वो जो रिकॉर्डेड लेसन है वो आप इस ऐप से देख सकते हैं। और ये आप बारकोड अगर स्कैन करेंगे तो आप हमारे ऐप डायरेक्ट इन बारकोड से आप हमारे ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली IFAS के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।